हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने होमोजेनस और हेट्रोजेनस समझा था, और इसी चैप्टर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर की। मिक्सचर क्या होता है, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ फटाफट से। मिक्सचर क्या होता है? अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को फिजिकली, नॉट केमिकली, फिजिकली आप उनको कंबाइन करते हैं, देन इट विल फॉर्म मिक्सचर। मिक्सचर कैन बी होमोजेनस ऑल्सो एंड हेट्रोजेनस ऑल्सो। होमोजेनस क्या होते हैं? जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। हेट्रोजेनस क्या होते हैं? जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते हैं, उन्हें हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। तो अभी यहाँ पर टाइप्स ऑफ मिक्सचर की इसी कड़ी में हम आगे देखने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी बना करके बताया था कि मिक्सचर के क्या टाइप हो सकते हैं और कैसे कैसे हो सकते हैं, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसका जस्ट प्लेलिस्ट के अंदर इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो है वो आप वो वॉच कर लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद में आप इसके अंदर आकर के इन टाइप्स ऑफ मिक्सचर को समझ लीजिएगा। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में नंबर 1 होमोजेनस मिक्सचर की अपन बात कर रहे हैं, और होमोजेनस में जो टाइप है वो आता है ट्रू सॉल्यूशन। होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस का एक ही टाइप है और वो है ट्रू सॉल्यूशन, जिसको आप केवल सॉल्यूशंस भी कह सकते हो। तो ये है बेटा होमोजेनस का टाइप, ट्रू सॉल्यूशन। अभी क्वेश्चन आता है कि सर ये ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। सॉल्ट को अगर वाटर में ऐड किया जाए, या मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, शुगर को अगर वाटर में ऐड किया जाए, इन दोनों ही कंडीशन में आपने एक बीकर लिया है और उस बीकर के अंदर आपने वाटर को फिल कर रखा है। अभी इसमें आप क्या डाल रहे हो? आप इसके अंदर मान लीजिए इसमें शुगर डाल रहे हैं आप, ठीक है। आप इसमें शुगर डाल रहे हैं और शुगर डालने के बाद में ये एक तरीके से शुगर सॉल्यूशन बना लेगा। ये शुगर सॉल्यूशन बना लेगा। आपने एक बीकर में शुगर को ऐड किया और शुगर सॉल्यूशन बन गया। तो शुगर को डालने के बाद में आप देखोगे कि जैसे ही आप डालते हो तो ये शुगर जो है पूरे वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप उसको अच्छे से स्टिर करेंगे तो पूरे वाटर में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एंड एक क्लियर और ट्रांसपेरेंट मीडियम यहां पर बनाएगा। तो इसी को कहा जाता है ट्रू सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें क्लियर और ट्रांसपेरेंट मीडियम बनता है, और सॉल्यूट जो होते हैं सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अभी आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो कि सर ये सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। मैं इसी वीडियो में अभी आपको बता दूंगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। तो जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, यानी कि इसमें जो शुगर डाला है, शुगर के पार्टिकल्स पूरे पानी में हर जगह यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो चुके हैं, और एक ऐसा मीडियम तैयार कर रहे हैं जिसको आप क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, आप उसको इजीली आर पार उसके देख पाओगे। तो ऐसे मिक्सचर को आप होमोजेनस मिक्सचर में ट्रू सॉल्यूशन का नाम दे सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट मिक्सचर ही बने, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने एक एग्जांपल दिया यहां पर कि शुगर को आपने वाटर में डाला और यहां पर क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम बन गया है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम बने। बट हाँ, ऐसा होना चाहिए कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो होने ही होने चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यहां पे आप ट्रू सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हो उसकी डेफिनेशन में, तो वो पॉइंट्स आते हैं। पॉइंट नंबर 1 है तो पॉइंट नंबर 1 आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, पार्टिकल साइज। पार्टिकल्स साइज इज लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है कि आप 10⁻⁻⁹ मीटर, दिस इज द नैनोमीटर, छोटी यूनिट होती है। पार्टिकल्स की जो साइज होती है ट्रू सॉल्यूशंस में वो 1 नैनोमीटर से कम होती है। दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। आप इनको
ऐड कर सकते हो जी। ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रू सॉल्यूशंस के। दूसरा पॉइंट आप इसमें ये कह सकते हो कि विजिबिलिटी क्या रहेगी। विजिबिलिटी अमूमन क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम बनाता है, बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट बनेगा ही। विजिबिलिटी जो रहती है यहाँ पे क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट की रहती है। एक पॉइंट आप इसमें ये भी कह सकते हो कि इसके सॉल्यूट के पार्टिकल्स आप अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे, नेकेड आई से विजिबल नहीं होगी। तो यहां पे आप ऐड कर सकते हैं वी कांट सी द सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम आवर नेकेड आईज। देखो यहां पर आपको पार्टिकल्स की साइज भी नजर आ रही है कि सॉल्यूट पार्टिकल साइज कितनी है, 10⁻⁹ मीटर है भाई। और 10⁻⁹ मीटर क्या देख सकते हैं उसको? नहीं देख सकते। तो ऑब्वियसली आप पहली प्रॉपर्टी से भी समझ पा रहे हो, पहली कैरेक्टरिस्टिक से समझ पा रहे हो कि हम उसको नहीं दिख पाएंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी आप इसमें सेपरेटली ऐड कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ विजिबिलिटी, है ना। विजिबिलिटी के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं जी, हम नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे सॉल्यूट के पार्टिकल्स को। इसके अलावा थर्ड पॉइंट आता है, इट डजंट शो टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करता है। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब कभी लाइट किन्हीं पार्टिकल्स पे गिरती है और उन पार्टिकल्स को क्या करती है, वो लाइट क्या कर देती है, वो पार्टिकल्स उस लाइट के साथ क्या कर पा रहे हैं, उसको स्कैटर कर रहे हैं। सो अगर लाइट स्कैटर हो रही है ड्यू बिकॉज ऑफ पार्टिकल्स, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, कई बार कहीं किसी खिड़की में से टूटी हुई जालियों में से लाइट अंदर आती है और आप देखते हो सनलाइट को हम देख पा रहे हैं। बेटा आप सनलाइट को नहीं देख पा रहे हो, एक्चुअल में जो लाइट जो जालियों से अंदर की तरफ आ रही है वहां पर ऑलरेडी डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट डस्ट पार्टिकल्स दे आर स्कैटरिंग द लाइट। वो लाइट जो है हमें विजिबल हो पा रही है बिकॉज ऑफ दैट डस्ट पार्टिकल्स। फॉरेस्ट के अंदर कैनोपीज में से भी जो लाइट आती है वो भी ऐसी लगती है। तो दिस इज द टिंडल इफेक्ट, और इस इफेक्ट के बारे में साइंटिस्ट टिंडल ने बताया था, और उन्हीं के नाम पर ये इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट। तो इट डजंट शोज टिंडल इफेक्ट। इसके अलावा और इसमें आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि यहां पे जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, दे डज नॉट सेटल down at bottom when undisturbed। अगर उनको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे तो वो पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होंगे। ये भी पॉइंट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो जी, आप फ्रीली छोड़ दो सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी की सारी जो हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी, होमोजेनस मिक्सचर के ट्रू सॉल्यूशन की। अगर आप चाहो तो यहीं से आप डेफिनेशन भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो, व्हाट आर द ट्रू सॉल्यूशंस? ट्रू सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल साइज इज लेस देन 1 nanometer and the solute particles are unable to seen by our naked eyes. Also it doesn't show the Tyndall effect, and when the solution is undisturbed for some time the particles does not settle at the bottom। अब मैंने तो चारों पॉइंट को कवर कर लिया, जरूरी नहीं कि आप डेफिनेशन बना रहे हो तो चारों पॉइंट को कवर करो। ये एक डेफिनेशन है, केवल एक नंबर के अंदर अगर आपको लिखना है तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि सेटल डाउन, ये पॉइंट हटा दो, कुछ भी आपको जो आपको सही लगे वो पॉइंट्स आप वहां पे रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के ट्रू सॉल्यूशन के अंदर। यहां पे अब हमें समझना है ट्रू सॉल्यूशन में इसके क्लासिफिकेशंस क्या हो सकते हैं बेटा।
देखो आप ट्रू बहुत से ढेर सारे ट्रू सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे हैं, आप कैसे उनको क्लासिफाई कर पाओगे? नाउ लेट्स सी कैसे आप क्लासिफाई कर सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग। ट्रू सॉल्यूशंस बहुत सारे तरीके हैं, और इसके जो मैं अभी बता रहा हूं इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके क्लासिफाई करने के, बट बेसिकली हम 4 भी पढ़ लेते तो मोर देन सफिशिएंट यहां पे आपका होने वाला है। 4 भी पढ़ लेते हो, और बेसिकली मैं आपको मोस्ट ऑफ वो चीजें करवाने वाला हूं जो आपके एनसीईआरटीज में है ना। तो ये 4 भी सफिशिएंट है, और भी तरीके हैं क्लासिफिकेशंस के, हायर क्लासेस में आप उनको पढ़ लोगे। फिलहाल के लिए 4 क्लासिफिकेशन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है इवन। तो ट्रू सॉल्यूशन के बेटा जो है ये 4 क्लासिफिकेशंस आपके हैं। वन इज दी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, on the basis of physical state of solute and solvent। बहुत इजी, आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा यार इतना टफ चीजें थोड़ी है, बिल्कुल बहुत इजी है। हम इनको समझेंगे ना तब ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लग जाएगा, और फिर चीजें ऑटोमेटिक आपके लिए आसान बनती चली जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, and the last point is on the basis of solubility। ये 4 तरीके जिन बेसिस पे आप ट्रू सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर दोगे, और अगर आप ये 4 पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, आपका ट्रू सॉल्यूशन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएं, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाएं, आप सभी क्वेश्चंस ट्रू सॉल्यूशन के रिगार्डिंग कर सकते हो, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और इसके 2 पार्ट्स रहने वाले हैं वीडियोस के। जितना कंटेंट मैं यहां पे बता रहा हूं वो आप यहां पे समझ लें, और इसके आगे का जो कंटेंट है वो आप किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझ लेंगे। ये थोड़ा सा जो कंटेंट है ये वाला, ये थोड़ा बड़ा है, इसको मैं सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, यानी कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा पार्ट 2 उसमें आपके पास में आ जाएगा। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर बेस्ड, और हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन के ऊपर बेस्ड, और हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी के ऊपर बेस्ड। इसके ऊपर मैं आपको सेपरेटली एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या होता है सॉल्वेंट, क्या होता है सॉल्यूट। और बहुत सिंपल चीज है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हालांकि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, मैंने पहले कुछ एग्जांपल्स दिए थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के ऊपर बेस्ड, लाइक साल्ट और वाटर का एग्जांपल लिया था। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं सॉल्यूट क्या होता है एंड सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट जो होता है, जिस भी सब्सटेंस को आप मिक्स करते हो, जिस भी सब्सटेंस को आप मिक्स करते हो, या आप कह सकते हो कि जो सब्सटेंस कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जो सब्सटेंस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है जिसमें मिक्स किया जाता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है। तो सॉल्यूट का क्या है, द सब्सटेंस which has to be mixed, or we can say that
The substance which is present in small amount उसे कहेंगे सॉल्यूट। एंड सॉल्वेंट क्या रहेगा? द सब्सटेंस in which solute is mixed, और solutes are mixed भी आप कर सकते हो, solute is mixed, then solute is mixed, or we can say that the substance present large अमाउंट, जो सबसे लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे भी क्या कहेंगे? हम सॉल्वेंट कहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो सब्सटेंस कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसे सॉल्यूट कहेंगे, जो सब्सटेंस ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसे सॉल्वेंट कहेंगे। जो जिस सब्सटेंस को हम मिक्स करेंगे वो सॉल्यूट है, जिस सब्सटेंस में मिक्स करेंगे वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। तो यहां पे आपके लिए ट्रू सॉल्यूशन में यूज होने वाले ये दोनों वर्ड्स क्रिस्टल क्लियर्ड हैं। अब हम शुरुआत कर सकते हैं हमारे टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। चलिए आप इसको ऐड कर लें अपने नोट्स में। तो आपका पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देखिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर बेस्ड अपने को समझना है, यानी सॉल्वेंट कैसा ले रहे हैं उसके बेसिस पे भी आप अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस आप बता सकते हैं कि ये इस टाइप का सॉल्यूशन है, ये इस टाइप का सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट के ऊपर बेस्ड दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। वन इज दी एक्वस सॉल्यूशन एंड अनदर वन इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। देखो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट एज अ वाटर यूज किया जाए, सॉल्वेंट एज अ वाटर यूज किया जाए उसे एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो? एनी लिक्विड अदर देन वाटर, पानी के अलावा कोई भी लिक्विड ले लो, वो सारे के सारे सॉल्यूशंस कौन से हो जाएंगे? नॉन एक्वस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बोलता हूं सॉल्ट को अगर वाटर में ऐड करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहां पे सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। अगर मैं कहता हूं कि एल्कोहल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूट और वाटर एज अ सॉल्वेंट अपन ले रहे हैं, तो यहां सॉल्वेंट क्या है? वाटर। ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा। इसके अलावा आप एक और एग्जांपल ले लो, HCl को आप डाल रहे हो वाटर में, यू आर एडिंग दी इनटू द वाटर, तो यहां पे ये सॉल्यूट हो गया, ये सॉल्वेंट हो गया। ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन हो सकता है। सॉल्वेंट अगर मैं बोलूं, बहुत से वाटर के अलावा भी बहुत सारे सॉल्वेंट, जैसे आप कह दो जी एल्कोहल, ये भी एक तरीके से सॉल्वेंट की तरह काम कर सकता है। इसके अलावा कार्बन डाइसल्फाइड CS2, कार्बन डाइसल्फाइड भी एक तरह का सॉल्वेंट आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसके अलावा आप यूज कर सकते हो एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर में होता है एसीटोन, आप एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हो। सो दीज आर दी
सॉल्वेंट्स विच कैन यूज, बेंजीन एक तरीका सॉल्वेंट आप यूज कर सकते हो, मतलब वाटर इस्तेमाल नहीं करना, इसके अलावा आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके सॉल्वेंट्स हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो जैसे मान लीजिए सल्फर को आप ऐड कर रहे हो कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर, तो ये आपका नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो गया। इसके अलावा आयोडीन को आप ऐड कर रहे हो अल्कोहल के अंदर, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको स्पेशल नाम दिया जाता है टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन इसको स्पेशल नाम दिया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप यहां पर दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा आयोडीन को अल्कोहल में डाला, आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, शुगर प्लस अल्कोहल, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक तरीके से नॉन एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो एक्वस और नॉन एक्वस के अंदर बहुत सिंपल सी कहानी है। एक्वस सॉल्यूशन उन सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन उन सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसके अंदर वाटर के अलावा किसी भी अदर लिक्विड का इस्तेमाल कर लिया जाता है फॉर अ सॉल्वेंट, इन्हें नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ये हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। चलिए हम नंबर 2 के ऊपर चलते हैं, दैट इज दी ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। आई होप कि बेटा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे ऐसा डाउट लगता है कि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, डाउट है मेरे, तो आप उन डाउट्स को यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर भी कर सकते हो और वो डाउट्स आपके 100% जो है सॉल्व करवाए जाएंगे नेक्स्ट किसी वीडियोस के अंदर। चलिए तो नेक्स्ट आता है ऑन दी बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के ऊपर बेस्ड बेटा दो तरह के आप यहां पे सॉल्यूशन पढ़ते हो। पहला सॉल्यूशन पढ़ते हो यहां पे आप कंसंट्रेटेड और दूसरा आप पढ़ सकते हो दैट इज दी डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनके अंदर मोर प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट आपको मिलेगा, ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट मिलता है तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहे जाएंगे। और अगर लेस अमाउंट आप कह सकते हो और प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट, उसे आप क्या कहेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर आप अमाउंट ऑफ या प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट आप क्या ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, है ना, आपने सॉल्यूट कम लिया तो वो बन जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर आपने सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा ले लिया तो वो बन जाता है आपका कंसंट्रेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही एग्जांपल लेके चलते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब यहां H2SO4 की मात्रा ज्यादा है बजाय पानी के, तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 हो गया। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या हो गया, डाइल्यूट H2SO4, तो यहां पे वाटर का अमाउंट ज्यादा है, वाटर ज्यादा है, सॉल्यूट कम है यहां पर, इसलिए उसे कहा जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहां पे आपका क्लियर हो चुका होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। इसके बाद में नेक्स्ट अपन चलते हैं, हमारा थर्ड टाइप है एंड विच इज दी ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, देखिए सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। बहुत सिंपल चीज है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है द अमाउंट, और आप कह सकते हैं द मैक्सिमम
amount of solute dissolved in fixed amount of solvent. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी कि एक मैक्सिमम लेवल ऑफ सॉल्यूट किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो सकता है भाई साहब किसी सॉल्वेंट में, अगर उससे ज्यादा आपको नहीं करना है तो सॉल्युबिलिटी चेक करने के लिए कितना मैक्सिमम हो सकता है। जैसे मान लो 100 ग्राम वाटर आपने लिया है ना, और 10 ग्राम साल्ट उसके अंदर आप ऐड कर रहे हो, तो 10 से ज्यादा होगा, 1 ग्राम भी ज्यादा हो जाएगा, है ना, एक पार्टिकल भी ज्यादा हो जाएगा, तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप बोलोगे सर 10% क्या होगी, उसकी सॉल्युबिलिटी होगी 10% सॉल्युबिलिटी हो गई, क्योंकि 10% नहीं, आपने 100 ग्राम लिया, 90 ग्राम अगर आप लेते हैं सॉल्वेंट, तो वहां पे उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई जी, 10% हो गई। यानी कि मैक्सिमम 10 ग्राम ही क्या हो रहा है, वहां पे नमक डिसॉल्व हो रहा है। तो कितना डिसॉल्व हो सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है सॉल्यूट की किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने की, वही उसकी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है। तो यहां पे अब अपने को स्टार्ट करना है। आई होप कि सॉल्युबिलिटी का मतलब आप समझ गए होंगे। सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड चीजें और भी आगे अपन देखने वाले हैं, फिलहाल हमें इतना समझना है सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो सॉल्युबिलिटी के आधार पे भी हम समझेंगे कि हमारा तीसरा क्लासिफिकेशन हमें क्या कहना चाहता है। तीसरा क्लासिफिकेशन है ऑन दी बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम पढ़ते हैं बेटा 3 हिस्से। फर्स्ट हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड, दूसरा हम पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड, एंड नेक्स्ट आप पढ़ते हो सुपर। देखिए क्या डिफरेंस है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड के अंदर। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना उसमें मिक्स होना चाहिए वही उतना ही आपका जो है मिक्स हो रहा है, तो ये आपका होगा सैचुरेटेड। यानी कि जो सॉल्युबिलिटी लेवल है, सैचुरेशन लेवल है, द सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present, amount of solute present in solvent is equal to its सॉल्युबिलिटी। ये भी आप कह सकते हो, या आप ऐसा भी कह सकते हो सैचुरेशन लेवल, कि कितना, जितना एक फिक्स अमाउंट की भाई इस वाटर में इतना इतना वाटर लिया है तो इसमें इतना ही सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर डिसॉल्व किया, एक दाना भी एक्स्ट्रा डिसॉल्व किया, तो वो अनडिसॉल्व रहेगा, मिक्स नहीं हो पाएगा उसके अंदर। तो वो जो लेवल है एक लार्ज एकदम एकदम फिक्स मैक्सिमम जो लेवल है उसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड। ऐसे सॉल्यूशन को आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम दे सकते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट एक जितना अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है उतना ही डिसॉल्व हुआ है, उसी को बोला जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्वेंट इज इक्वल टू इट्स सॉल्युबिलिटी, है ना, दैट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना। इसके बाद में अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जस्ट जैसे मैंने सैचुरेटेड कहा उससे थोड़ा सा कम, यानी कि उससे कम, अगर थोड़ा, जरूरी नहीं फिक्स थोड़ा ही हो, उससे कम अगर सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो तो उसे कहा जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट the amount of solute dissolved in solvent is below its
सैचुरेशन लेवल, सैचुरेशन लेवल से अगर कम होता है तो ऐसी कंडीशन में अनसैचुरेटेड कहा जाएगा। सुपर सैचुरेटेड के अंदर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मोर देन इट्स सैचुरेशन लेवल। अगर सैचुरेशन लेवल से ज्यादा होता है कि जी इतना ही डिसॉल्व हो सकता है, उससे ज्यादा हमने डाल दिया है, तो दैट इज दी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मोर देन इट्स सैचुरेशन लेवल। तो यहां पर आपने समझा सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। तो दिस इज दी ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के आधार पर हमने देखा है। अब देखो जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है या जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में है ना सुपर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंडीशन में भी आ सकता है, सैचुरेटेड कंडीशन में भी आ सकता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भी बन सकता है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बनना शुरू हो जाएगा, और अगर स्पेस बनेगा तो वहां पे पार्टिकल्स आसानी से डिसॉल्व, यानी सॉल्युबिलिटी जो लेवल है वो उसका इंक्रीज हो जाएगा, सैचुरेशन लेवल बढ़ जाएगा। अब आप उसमें जैसे मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ नमक ये उसमें आप डाल सकते हो और उतना ही मिक्स होगा, उससे ज्यादा नमक डालोगे तो वो मिक्स नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट दे दी, अभी पार्टिकल्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, स्पेस ज्यादा बन गया वहां पर, तो अभी जितना नमक आपने पहले डाला था उससे ज्यादा नमक आप डाल सकते हो, बिकॉज टेम्परेचर वहां ज्यादा है। तो बाय एडजस्टिंग द टेम्परेचर और बाय एडजस्टिंग द प्रेशर यू कैन चेंज, यू कैन मॉडिफाई इट्स सैचुरेशन लेवल, आप इसके सैचुरेशन लेवल को मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो होलसोल बात यह है कि सैचुरेटेड क्या होता है, जितना सैचुरेटेड का मतलब होता है जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है केवल आपने उतना ही डाला है तो वो सैचुरेटेड है। जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है उससे कम डाला है, सॉल्यूट अगर उससे कम है तो वो अनसैचुरेटेड कंडीशन में चला जाएगा। अगर उससे ज्यादा है सैचुरेशन लेवल से, जितना डिसॉल्व हो सकता है उससे ज्यादा सॉल्यूट है तो वो सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में चला जाएगा। तो ये आपके 3 क्लासिफिकेशंस थे सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। अब आपका चौथा क्लासिफिकेशन है फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, वो थोड़ा सा बड़ा है, उसको मैं सोच रहा हूं उसके लिए सेपरेट जो है एक वीडियोस आपके लिए मैं डाल दूं। तो ये यहाँ पे पार्ट 1 है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, ट्रू सॉल्यूशन के जो टाइप्स है, क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रू सॉल्यूशन है, उसका पार्ट 1 हिस्सा है। पार्ट 2 इसके आप आगे जाकर के चेक कर सकते हैं, आगे जाकर के वहां पे समझ सकते हैं। तो इतना ही आज के लिए। अगर कहीं पे आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा, जो भी तरीका होगा आपको बस समझाया जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि बस आपको समझ में आना चाहिए। फिर भी नहीं समझ में आता है, अगेन आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए वो टॉपिक। इजी एंड इजी मेथड का यूज करके आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू सो मच।